अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास इंटरमीडिएट बोर्ड का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। और जो हम आज का टॉपिक जो है वो जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो पॉलिटिकल इवेंट्स है 1940 से लेकर 1948 तक। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो 1905 से लेकर 1939 तक के इवेंट्स थे, हमने उनको डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ठीक है बेटा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये समझाया था कि हम लोग जो अब डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, वो होगा तहरीक पाकिस्तान के रिगार्डिंग, पाकिस्तान मूवमेंट के रिगार्डिंग। आपके पास 3 वेरिएशंस आपको सवालों की दिख रही है सामने, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। और अगर अलग तरीके से देखा जाए तो आपके पास पहले मेकिंग ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर लिखा है पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर बड़े सगीर की पार्टीशन का, तकसीम का अमल शुरू हो चुका था। अच्छा, इस दौरान अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना बेटा, तो आपके पास जो चैट में जो आपका जो आ रहा है सवाल का, ठीक है ना बेटा, तो उसको आप आखिर में 10 मिनट या 15 मिनट, जो मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि 10 से 15 मिनट में लास्ट के रखूंगा, आप उसी दौरान मुझसे सवाल कर लेना, मैं उसका आपको जवाब जरूर दे दूंगा, लेकिन रिगार्डिंग तो टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई बात नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता है फिर रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो इसी का आगे का है, और अब जो होगा वो तहरीक पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। अच्छा, तहरीक पाकिस्तान से मुराद यहाँ पर ये बात आती है कि जब हम लोग पहले जो डिस्कस कर रहे थे, जो टॉपिक था, उसमें बड़े सगीर की तकसीम का कोई माजरा नहीं था, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब तकसीम पाकिस्तान यानी कि तकसीम बड़े सगीर का माजरा शुरू हो चुका है। यहाँ से लेके हम अभी पार्ट 1 कुछ इवेंट्स को देखेंगे, कुछ इवेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इवेंट्स पढ़ने के बाद अगर देखा जाए तो उसमें अगर उर्दू में देखा जाए तो इसके जो वेरिएशंस आती है वो नज़रिया है, तश्कील है और अर्ज़ पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पर कारनामे इवेंट्स हैं, तो इवेंट्स का मतलब यहाँ पर मैंने बताया भी था कि उर्दू में वाक़यात भी आ सकते हैं, तो कारनामे हो सकते हैं या वाक़यात हो सकते हैं। इससे पिछले टॉपिक में अगर देखा जाए तो हमने जो डिस्कशन जो की थी उसमें तो सही है, यहाँ पर देखो। हाँ, स्लाइड शो कर दें। ठीक है बेटा, थोड़ी सी माजरत, वो थोड़ा काम कर रहा था इसकी वजह से ही हो गया। अच्छा, अगर देखो तो प्रीवियस लेक्चर में अगर हम लोग नोट करें तो ये सारी बातें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की थी लास्ट टाइम भी। 1905 से लेकर 1939 तक के मेजर इवेंट्स थे। अब उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जितने भी जो टॉपिक्स थे इसके रिगार्डिंग, वो हमने पहले डिस्कस किए थे। अच्छा, एक यहाँ पे बच्चों का मेरे सामने लास्ट टाइम सवाल हुआ था, ठीक है ना, वो ये था बेटा कि यहाँ पर जो आपके पास पहला जो सवाल था जो आपके नोट्स में आता है, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है ना, उसके बाद से ये सारे इवेंट्स शुरू हैं तकरीबन, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर 1 अगर आपके पास नोट्स आपके हाथ में हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ से लेके 26 क्वेश्चन तक चैप्टर 1 में ये सारे इवेंट्स हमने पहले पढ़े। और उसी के हिसाब से मैं लास्ट टाइम समझाया था कि इसमें सारे इंट्रोडक्शन आपने लिखने हैं, ठीक है ना, फिर तारुफ लिखने अगर ये सवाल आता है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है जिसके इस दौरान अगर आपकी डेट के मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपने वही सवाल लिखना है जो आपके नोट्स में, ठीक है बेटा, पूरा सवाल लिखना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन में, तो आपने वही सवाल लिखना है जो आपके नोट्स में। और याद रखना बेटा कि आपका जो सेकंड मंथली पेपर जो होगा अब, उसमें जितने भी सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 26 तक और चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये आएंगे सारे सवाल, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जो आपको पता है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो 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 जो मैटर है जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें पहली चीज़ जो हमारे सामने आएगी वो ये आएगी कि हमारे पास जो सवाल होगा
जो आपके सामने आता भी है, जो पूछा जाता है, वो 1940 से लेके 1948 तक के इवेंट्स होते हैं। अच्छा, इसमें डिस्कस है, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, ये मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ कि डिस्कस करने के लिए ज़्यादातर आपसे किस में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, और जो आपके डिस्क्राइब और एक्सप्लेन होते हैं जिसमें वजाहत और तहरीर करें, तो उसके हिसाब से आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसमें जो मेजर इवेंट्स होते हैं, आपको पता है कि 1940 में जो आपका जो तारीख शुरू होती है उसको हम बोलते हैं पाकिस्तान मूवमेंट। अच्छा, तहरीक पाकिस्तान 1940 से लेके 1947, ये आपके पास सवाल आता है बोर्ड के हिसाब से, लेकिन कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि 1948 तक का इवेंट्स लिखें। 1948 ये आप समझ जाओगे जब मैं आखिर में जाऊंगा, तो 1948 में बहुत मेजर इवेंट हुआ था जो लोगों को शायद ही बहुत कम पता हो, वो आप लोगों को तो पता होगा, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे हमारे लोगों को नहीं पता होता कि 1948 में एक मेजर इवेंट हुआ था जिसमें पूरी पाकिस्तान की आवाम अफसोदा हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो पहला टॉपिक आएगा उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक जो आपके पास आता है पाकिस्तान मूवमेंट में, वो आता है आपके पास, देखो वो याद आ रहा है जो जंग आज़ादी में हुआ था 1857 में। अब ये सबके दिमागों में था, ये दिमागों में इसलिए था क्योंकि सबको पता है कि हमारी लीडरशिप को कि कहीं ना कहीं मुसलमानों पे उस वक्त वो ब्लेम लगा था। और हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये जो आया है कायदे आज़म, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 1948 में ये मेजर इवेंट हुआ था, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है ना, जिसने लिखा है चैट में। लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि यही बात है कि यहाँ पर हमारे जितने भी थे, यानी कि जो उस वक्त के लीडर्स थे, उनको ये सामने वाजे हो चुका था कि अब मुसलमानों पर जो ब्लेम लग चुका है वो निकलेगा नहीं थी आराम से। और हमारे राइट्स जो मैंने बताया था ना, यौम निजात, जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, डे ऑफ डिलीवरेंस 22 दिसंबर 1939, 1939 में जो हुआ था बेटा, तो उसके बाद हमें ये यकीन हो गया था कि हमारे राइट्स हमें मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह ऐलान कर दिया था कि अब हम लोग अपना मुल्क या अपना घर लेके ही अपने हकूक़ को पा सकते हैं। और वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो जंग आज़ादी का जो ब्लेम था, जो पूरा इल्ज़ाम था जिसमें हमारे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल राइट्स थे, वो तो ख़त्म हो ही गए थे। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैंने एक इजाफतन बात लिख दी है, वो है रिलीजस। ये रिलीजस अब क्यों आ गया, मज़हब, क्योंकि हमारे कवानीन को हमें उसी वक्त हम हासिल कर सकते हैं, हमारे राइट्स उनके हासिल हमें हो सकते हैं कि जब कहीं ना कहीं हम लोग अपने मज़हब को आगे तरजीह दें। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उस वक्त, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, उसमें जो आपके नाम यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए, जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं बेटा, सैयद जमालुद्दीन अगवानी साहब, अब्दुल हरीम शरर साहब, मैं इसलिए इनके नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये अब बाकी के रिमेनिंग लीडर्स हैं जो आगे चल के हमारे काम करेंगे। और उसमें सबसे अहम नाम जो आएगा वो आएगा किनका, वो आपको पता है कि सबसे अहम नाम जो आएगा अब्दुल सत्तार खैरी का आएगा। ठीक है ना, और अब्दुल जब्बार खैरी, ये दोनों भाई हैं जो अब बरतानिया के साथ ज़्यादातर जो कन्फर्मेशन होगी, जो बरतानिया के साथ जो अब जो बातचीत करेंगे वो ये करेंगे कि पाकिस्तान मूवमेंट में या तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान रेजोल्यूशन बनाते वक्त, यानी करारदाद मकासद और करारदाद पाकिस्तान, ये दोनों अलग हैं। करारदाद पाकिस्तान के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपनी मूवमेंट शुरू कर दी, तहरीक शुरू कर दी, अब वो उसमें लग जाएंगे, तो बरतानिया के साथ ये दोनों भाई होंगे। ठीक है ना, और प्लस जो बातचीत कर रहे होंगे, कवानीन बना रहे होंगे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का तो सभी को पता है। ठीक है ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल। अच्छा, यहाँ मैंने अल्लामा इकबाल का नाम इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ के जो नाम में आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया था 21 अप्रैल 1938 में, हम डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था, जो ख्याल था, अब वो कौन पूरा करने निकले हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल एड्रेस याद आ रहा होगा, उस दौरान हमने एक अपने सिंगल स्टेट का मुतालबा कर लिया था जिसमें अल्लामा इकबाल ने पूरी तकरीर कर दी थी। ठीक है ना, और चौधरी रहमत अली ने आपको पता है कि नाम दे दिया था पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ तक अभी तक सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, प्लीज़, यहाँ तक अभी नाम सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। 1946 में जाके पाकिस्तान होगा। ठीक है ना, आई बाद में आएगा, अभी आई नहीं है, कहीं पे भी आई नहीं आएगा। ठीक है, अभी जस्ट पाकिस्तान है। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से, हमारी बुक के हिसाब से पाकिस्तान लिखा हुआ है, और हमारा टॉपिक भी यही चलता है कि आपको पता हो कि कहीं ना कहीं हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है पहला कौन सा, 1940 में जो मेजर इवेंट आता है वो कौन सा है, लाहौर रेजोल्यूशन। अच्छा, लाहौर, अच्छा, अगर आप देखो तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि करारदाद लाहौर या पाकिस्तान दोनों मतलब एक ही हैं। अच्छा, करारदाद लाहौर में हमने जब पहला जो अपनी करारदाद पेश की कांग्रेस के सामने, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस सबसे ज़्यादा इसमें मुलवस थी और अब उनको ज़्यादा डर लग रहा था कि अब तकसीम हो गया रहेगा बर सगीर, तो मार्च 23 1940 में
जो हमारे उस वक्त के बंगाल के चीफ थे फजल हक साहब। अच्छा, ये मौलवी फजल हक हैं। अब इस पे ये नहीं जाना कि इनकी दाढ़ी नहीं है बेटा, ये अलग ही एक मामला है, लेकिन अब नहीं आ रही तो अब क्या करें। लेकिन मौलवी फजल हक साहब ने बयान दिया था, प्रेजेंट किया था, चौधरी खलीकुल जमान ने ये लिखा था रेजोल्यूशन। पढ़ने वाले जो आपके थे, जो कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो इस रेजोल्यूशन में, वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना साहब। और मैंने आपको बता चुका हूँ बेटा कि जिंदगी में अगर कोई दानिश्वरों ने लिखा है कि कायदे आजम ने दूसरा डॉक्यूमेंट 2 दफा पढ़ा है, वो कौन सा है? पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इनका यहाँ म्यार बहुत ज्यादा है। और आपको पता है खान लियाकत अली खान क्योंकि आप राइट हैंड हो चुके थे किसके? मोहम्मद अली जिन्ना के। रीजन, उनको सिंध का बहुत ज्यादा पता था और मुल्क के हालात का पता था, नवाबों में थे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो आपने अगर नोट करा हो कि उसी के हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो मैंने लिखा हुआ है, पाकिस्तान है, वो सुनने लिखेंगे आपकी किताब के हिसाब से पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो मैंने पाकिस्तान ही लिखा हुआ है। तो करारदाद लाहौर जो पाकिस्तान है वो पेश हुई, और हमने फर्स्ट पाकिस्तान डे सेलिब्रेट भी किया है। कब? 23 मार्च 1941 में। अच्छा, अब ये जो करारदाद थी, इसमें क्या अहम मुद्दे होंगे, क्या पॉइंट्स होंगे? क्योंकि आपको पता है ना बेटा कि हमने अपना मुतालबा कर दिया है रियासत का, तो रियासत से पहले हमें तो ये बताना पड़ेगा कि हमने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को पहले एक्सप्लेन करना है। वो क्या है? फेडरल स्कीम डिसअप्रूव्ड। अच्छा, वफाकी निज़ाम तर्ज आइन उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कि हम लोग कोई आइन बना ना दें। आइन का मतलब समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होगा मुशावरत से होगा, किसके? हिंदू के, बरतानिया के और मुसलमानों के। जब इन तीनों से मिलकर निज़ाम बनेगा तभी हम कोई आगे चल के बात करेंगे। ये किसने कह दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पहला। दूसरा पॉइंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। आपको पता है कि उसको मिलाकर हमने एक सिंगल रियासत बनानी है, जहां पर एक सिंगल स्टेट बनानी है, जहां पर कहाँ है? मुसलमान माइनॉरिटीज में, उनको कन्वर्ट करके क्या किया जाए? मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए। और उन्हीं रियासतों के हिसाब से भले ही बरतानिया हो या ना हो। ये किसके अल्फाज थे? ये आपको पता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने पहले ही कह दिए थे। तीसरा सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हमने अनाउंस कर दी वो थी सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज। अच्छा, सेफ गार्ड हमने देखा तहफ़्फ़ुज़ किसके हिसाब से? अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पूरी फोकस किस पर हो गया था? ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पर अब हमारे सिर्फ राइट्स नहीं थे, जितने भी अक़लियतें यहाँ पे मौजूद हैं बर सगीर में, उन सबको उनको सेफ गार्ड तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस बर सगीर में। किसकी अथॉरिटी का? बरतानिया की अथॉरिटी का। तो यहाँ पर सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, चाहे वो माइनॉरिटीज़ में हो या मेजॉरिटी में हो। अच्छा, फोर्थ पॉइंट बड़ा बेहतरीन है, और ये सबसे बेहतरीन पॉइंट इसलिए क्योंकि इक़्तिदार, अगर हमारी रियासत का इक़्तिदार देखा जाए तो उसके सारे कवानीन, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी बनाए जाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे? कुरान एंड सुन्ना के। लेकिन असल यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो डिवाइन लॉज का किया गया है। डिवाइन लॉज आपको समझ बात आ गई होगी कि डिवाइन का मतलब होता है अल्लाह के कवानीन, और अल्लाह के कवानीन में कोई गलती का चांस नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी बात थी जहां पर सबको हिला दिया ये बात करके, क्योंकि उन मैन मेड्स कवानीन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती का चांस हो सकता है। लेकिन हाँ, कवानीन अगर यहाँ पे देखा जाए इक़्तिदार, तो गवर्नमेंट किसकी बनाई जाएगी, किसके हिसाब से रखी जाएगी? मुसलमानों के हिसाब से, जहां पर उनकी मेजॉरिटी है। तो ये सिंपल सी बातें थी, ये 4 अहम मुद्दे थे जो रखे गए नुमाया खसूसियात में। और हमने अगर नोट कराओ कि इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके सामने जब ये 4 पॉइंट पूरे के पूरे डिस्कस हो गए तो बुरा किसको लगना शुरू हुआ होगा? ये कॉमन सेंस की बात है बेटा। देखो, याद रखना, बुरा नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक माजरत के साथ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो बड़े सोच समझ के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं आपसे सीधे सीधे डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसको जलन हो रही होगी? उसूलन यहाँ पे अगर जलन का वर्ड देखा जाए, जेलसी जो हो रही है वो किसको हो रही है? वो ऐसी बात है, हिंदुओं को हो रही होगी, क्योंकि अखंड हिंदुस्तान का, यूनिटरी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कि बड़े सगीर को एक ही रखेंगे, अब वो टूटता हुआ या बिखरता हुआ दिख रहा है। किसको? कांग्रेस को। मैं जब भी बात करूंगा हिंदू की, मैं लास्ट टाइम कह चुका हूँ बेटा, वो है कांग्रेस। प्लीज अच्छी तरह याद रखना, वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस के हिसाब से यहाँ पर जब ये बातें शुरू हुई तो कहीं ना कहीं उनका, अब जाहिर सी बात है, हमने जब पेश करना होगा तो वो ये देख रहे होंगे कि हमारा टेक्स्ट क्या है उस रेजोल्यूशन का, उसका इक्तदार में क्या है। ठीक है ना? अगर आपने नोट करा हो कि हाँ, कहीं ना कहीं ये जो बात आती है टेक्स्ट रेजोल्यूशन में, तो उसमें सबसे अहम जो किरदार आता है वो यही होता है कि हाँ, यहाँ पर आइन, देखो मैंने लिखा ना, नो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, यानी कि जब तक कि आइन नहीं होगा, वर्केबल भी नहीं हो सकेगा, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं हो सकेगा, अनलेस कौन? मुसलमान उसको कंटिन्यूसली, यानी कि कहीं ना कहीं ठोस तरीके से वो जमहूरियत के निज़ाम को ना लेकर आ जाएं। और जहां पे हमारे टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट्स हैं, ये जो हमारे जो इलाका जात की वापस से, ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना बेटा, ये वापस से, वो कौन से हैं? जहां पर हमारी बुनियादी ज़्यादातर इकलियतों को मेजोरिटी में किया जाए, वो आपके NWFP और ईस्ट जोन। अच्छा, ईस्ट जोन आप समझ गए होगे, ईस्ट जोन का
मतलब क्या आ रहा है, बंगाल, पहला बंगाल है और वेस्ट में पंजाब है। तो अगर एनडब्ल्यूएफपी के हिसाब से देखा जाए तो ये रिफॉर्म्स देने थे किसको, इंडिया को। ये इंडिया का वर्ड आपको दिख रहा है ना यहाँ पर। और कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो जो शाही या जद्दागाना रियासतें हैं वो अगर हमारे साथ इंक्लूड होना चाहती हैं, हमारे साथ मर्ज होना चाहती हैं, ऑटोनॉमसली या सॉवरेनिटी हमें अपनी देनी चाहती है, खुद मुख्तारी या इक़्तिदार हमें देना चाहती है बीइंग एज अ मुस्लिम, तो वो भी हमारे साथ शमूलियत हासिल कर सकती हैं। अब ये सिंपल टेक्स्ट था किसका, उस करारदाद का, सिंपल टेक्स्ट। अब ये हमने बयान कर दिया किसके सामने, कांग्रेस के सामने। अब कांग्रेस के सामने बयान किया तो उनका कोई ना कोई रिएक्शन था, और उस रिएक्शन पे हमने अपना रिएक्शन क्या दिया। अब आपने अगर नोट कराओ बेटा, बहुत आसान सा रिएक्शन है, अगर आपने नोट कर लिया होगा कि हमने अपना रद्द अमल क्या किया, रिएक्शन होता है रद्द अमल। रद्द अमल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने तो ये अपनी सिग्निफिकेंस यानी कि अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत बता दी बीइंग एज अ मुस्लिम स्टेट के हिसाब से, मुस्लिम रियासत के हिसाब से। देखो प्लीज बात को याद रखना कि यहाँ पर जब भी मैं मुस्लिम रियासत की बात कर रहा हूँ तो देखो मुस्लिम इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम इंडिया, यहाँ पर हम लोग अपनी इंपॉर्टेंस को साबित करने पे लगेंगे। हमारे राइट्स उस वक्त तक नहीं मिलेंगे जब तक कि हमारी अहमियत नहीं होगी, being as a not minority, being as a majority। अगर मेजॉरिटी के हिसाब से अगर आप देखो तो नेशनल ऑब्जेक्टिव जो हमारे कौमी मफाद में चीजें थी उसी को हमने एक्सप्रेस किया, उसी को डिटरमिन किया, उसी को हमने अचीव करना था, ये हमारे हदफ बन चुके थे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव बन चुका था। जब तक ये चार बातें नहीं होंगी हम आगे बात करने के लिए राजी हैं, मगर कुछ चीजें अपनाने के लिए राजी नहीं है, अपनाएंगे नहीं। अब यहाँ पर जैसे हमने ऐलान किया मेजॉरिटी में हिंदू हैं, उनको बुरा लगा, अखंड हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा था। बरतानिया को कुछ चीजें टूटती हुई नजर आ रही थी कि उनकी अथॉरिटी ना खत्म हो जाए, क्योंकि एक बड़े सगीर का कॉन्सेप्ट था, एक घर था जहाँ पे पूरी रूलिंग हो सकती थी, लेकिन अब कमरे बनना शुरू हो जाएंगे तो मसला हो जाएगा, किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे अहम मुद्दा खड़ा हुआ, अब बरतानिया को पता था कि हम लोग पूरा घिरे में, और एक चीज पूरी दुनिया में फिर शुरू हो चुकी थी इसी दौरान, वो क्या है, वर्ल्ड वॉर टू। अगर आपने नोट करा हो कि मैंने आपको बताया भी था कि अब वर्ल्ड वॉर टू का कॉन्सेप्ट आ जाएगा 1939 से 1945। अब बरतानिया दो तरफ से घिरी हुई है, एक वर्ल्ड वॉर में और एक तरफ घिरी हुई है बड़े सगीर के सारे इश्यूज पे। तो यहाँ पर जो मिशन बना, जो सबसे ज्यादा अहम मिशन बना बरतानिया का, वो किसके पास गए होंगे, जाहिर सी बात है बेटा, इनका एक मिशन बन गया 1942 में। वो मिशन ये था कि उनको कहीं ना कहीं सबसे अहम मुद्दा ये दिख रहा था कि हमारे अब कॉलोनाइज जितनी भी हैं बड़े सगीर को हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिस्टम बड़ा बैठ रहा है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता है कि वो एक अलग मुद्दा है। हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ पे हैं तो हम पाकिस्तान स्टडीज़ पे रहेंगे। तो अगर हमने ये क्रिप्स का जो मिशन था, क्रिप्स अब यहाँ पे किसको सेंड किया जा रहा है, क्रिप्स को, तो वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे जो आए थे। लेकिन उनका मुद्दा क्या था, उनका असल मकसद क्या था, देखो बेटा, वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी बरतानिया में, और जापानीज क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा नियर बाय थे, करीब में थे, एक बोलते हैं ना जवाब था। वो जवाब ये था कि जापानीज कहीं ना कहीं एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा थे, वो अटैक करके कहीं ना कहीं कब्जा कर सकते थे बरतानिया के ऊपर। अब ये एक ऐसा सोच थी उस वक्त, एक ऐसी एक खलल थी दिमाग में, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल जो उस वक्त के थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों को देखते हुए इंडिया की जितनी भी जो इश्यूज चल रहे हैं, उन्होंने क्या उस वक्त इंडियन लीडर्स से बात करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी, और अपने आइन को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान में बनाने के लिए लोगों को भेजा। उस लोगों में सबसे अहम जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। अभी सर स्टैफर्ड क्रिप्स तो यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, दिख रहा है, ये अब ऐड कर रहे हैं। अब वो कब है, 23 मार्च 1942। अब याद रखना यहाँ पर ये हम लोग कौन सा बना रहे हैं, क्या कौन सा दिन बना रहे हैं, दूसरा दिन किसका, पाकिस्तान डे, याद आ रहा है, सेलिब्रेट हम कर रहे थे। पहला हमने बनाया था 23 मार्च 1941 में, और दूसरा हम बना रहे थे 23 मार्च 1942 में, तो उसी वक्त यह आए। अब ये भी कहीं ना कहीं चाल थी, लोग समझते हैं यहाँ पे भी कहीं ना कहीं साजिश थी कि कहीं ना कहीं बरतानिया वाले लोग आए तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसमें भी हमारे साथ एक मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उस टॉक को करने के लिए जब गांधी ने देखा कि कहीं ना कहीं अब बरतानिया की मूवमेंट पूरी की पूरी मुसलमानों पर शुरू हो चुकी है, तो क्रिप्स यहाँ पर, क्योंकि
कोई एक्सेप्ट तो कर नहीं रहा बेटा। देखो याद रखना, कोई जब कोई चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही ना, गांधी ना कायदे आजम कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने आते ही पहले अपनी सजेशंस दे दी, अपनी ओपिनियंस दे दी कि हाँ भाई कि हम लोग क्या चाहते हैं, आपको हम क्या देना चाहते हैं। तो उन्होंने पहली वर्ड लगा दिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में अगर देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बात आएगी ना बेटा, आइन की पासदारी, इसका मतलब होता है आइन की पासदारी। अब आइन की पासदारी उस वक्त होगी ना बेटा जब आपको ऑब्जेक्टिव आपको पता होंगे, आपके हदफ आपको पता होंगे, तो आइन की पासदारी तो है ही है। लेकिन इंपीरियल काउंसिल्स उस वक्त के हिसाब से ये प्रोविजनल काउंसिल्स कहलाती थी, ठीक है ना बेटा, प्रोविजन का मतलब सूबाई। तो उस वक्त के हिसाब से जितने भी विसराय अपने अपने गवर्नर बनाएंगे तो वो इंपीरियल काउंसिल बन जाएगी और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट बनेगी। अब गवर्नमेंट तो बनेगी, मेजोरिटी किसकी है ये आपको पता है, हिंदुओं की है। अब हिंदुओं की अगर गवर्नमेंट बननी है तो फिर हमारा रोल कहाँ है, बीइंग एज अ मुस्लिम हमारा रोल कहाँ है, ये असल बात थी। तीसरी सबसे बात ये थी कमर्शियल एग्रीमेंट्स, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए था इनको वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि आपको पता ना, मैंने आपको बताया था गोल्डन स्पैरो है, सोने की चिड़िया है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर निज़ाम के हिसाब से हमें सपोर्ट करना था इंडियंस को, मुस्लिम्स को, किसको, बरतानिया को सेकंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन ये एग्रीमेंट्स उस वक्त साइन हो सकते हैं ना जब हम लोग तहफ़्फ़ुज़ात से आराम से हमारे इंडियन लीडर्स दोनों बैठकर कोई ना कोई इस मसले का हल निकालें। लेकिन हल निकालने में अगर आपको क्या लगता है कि ये हल इतनी आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो नुमायां खसूसियात थी इस पूरे जुज़ की, वो क्या थी कि आपने अगर नोट कराओ, चलो इतनी सारी मैंने बातें लिखी हुई हैं बेटा, लेकिन असल बात जो मैंने आपको इसमें पॉइंट में आपको मैंने समझा दी है अपने हिसाब से कि प्रोविंसेस का होल्ड क्या होगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कंट्रोल करेगी, ये मैंने आपको एक आसान लफ्ज़ों में समझा दिया। लेकिन असल जो इसमें पॉइंट है वो है ये पॉइंट जो आपको 4 पॉइंट दिख रहा है ना, ये जरूर पढ़ना। ये जो 4 पॉइंट है ना, ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कि आप हमारी चीजों को कबूल करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अदर रिजेक्शंस। अगर कोई दूसरा रिजेक्ट करता है तो हम उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ना हो जाए। ये एक ऐसा घुमावा एक अल्फाज थे जहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पकड़ेगा, कोई ना कोई तो पकड़ेगा। किसके लिए रखे जा रहे हैं कि कोई रिजेक्ट करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा, जब एक्सेप्ट कर लेगा तो हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं बीइंग एज अ मुस्लिम, समझना, देखो हमने एक्सेप्ट किया बेटा और कांग्रेस रिजेक्ट करती है तो इंटरफेरेंस कौन करेगी, बरतानिया, आप नहीं कर सकते। तो यहां पर एक ऐसा ये एक सियासी, देखो बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ ये सियासी बातें हैं, ये सियासत है। देखो प्लीज सियासत को समझना कि अगर आपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात दोगे तो आप मेरी डिमांड को पहले मुकम्मल करोगे ना, बीइंग एज अ मुस्लिम। मैंने आपसे बात की है, हिंदुओं ने बात नहीं की है, मैंने आपसे बात की है। तो मैंने अगर कहा तो आप पहले मेरी बात को सुनोगे या उनकी बात को सुनोगे। जब आपने उन्हीं की बात को अगर सुनना है तो मैं उन चीजों को एक्सेप्ट कैसे कर लूं, इस बात को समझना, मैं उसको कबूल कैसे कर लूं। यहां पर ये जो अल्फाज थे बहुत मायने रख रहे थे बरतानिया के। और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अपनी डिमांड की थी इस पाकिस्तान की एक इस्लामी रियासत की अलग से, तो उस वक्त ये बड़ा पॉइंट खड़ा हो गया। और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने फौरन सोचा कि अगर पाकिस्तान को रिजेक्ट कर देते हैं तो बरतानिया उसको एक्सेप्ट कर लेगी, वो एक्सेप्ट कर लेगी। ये कॉमन सेंस की बात है क्योंकि इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, क्योंकि वो मेजोरिटी किसकी है, हिंदुओं की है। तो यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं किया जा रहा पाकिस्तान का, पहली बात तो ये है, कोई बात ही नहीं हो रही पाकिस्तान की। और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे 2 बनेंगे, वो किस तरह से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब तक क्या माइनॉरिटीज को उठा के मेजोरिटी में ही रख दोगे, तो हम तो अपना पहले आइन मांग रहे हैं, फेडरल स्कीम डिसअप्रूव्ड, याद आ रहा है जो हमने पाकिस्तान रेजोल्यूशन में कहा। तो बेटा ये वो चीजें थी जहां पर ये हमारे को इतनी आराम से एक तरीके से हजम नहीं हो रही थी। जैसी हजम नहीं हुई तो उस वक्त हमने अपने ऑब्जेक्शंस, अपने एतराजात पहले रखे। वो कौन से, अब आपने अगर नोट कराओ कि मुसलमानों ने, जाहिर सी बात है मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे आपने कोई पाकिस्तान का वादा नहीं किया, कोई इस्लामी रियासत का वादा नहीं किया। जब वादा नहीं किया तो आपने जो आपके आइन बनाने का आप सोच रहे हो, एक पाकिस्तान का अलग है, एक इंडिया का अलग है। क्योंकि अगर आप माइनॉरिटीज को मेजोरिटी में ला के नहीं रखोगे, देखो समझना, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कैसे करेंगे। हम तो एक्सेप्ट करने के लिए अभी तक तैयार ही नहीं है, हम तो कबूल ही नहीं कर रहे, तो आप इंटरफेयर ही कहां करोगे। तो जब इंटरफेयर नहीं करोगे तो जहां पे आपकी असेंबलीज, इंपीरियल काउंसिल्स की प्रोविजनल असेंबलीज बनाओगे एक खत्ते के हिसाब से, तो मेजोरिटी किसकी होगी, ऑटोमेटिक हिंदुओं की होगी। क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन वाइज तो हिंदू ज्यादा हैं, मुसलमान ज्यादा नहीं है। तो हमारा जो माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट होगा, देखो मुस्लिम्स वर इन अ माइनॉरिटी, वो हमेशा अकलियत में रह जाएंगे। और आपके फैसलों की वजह से जो ओवर रूल्ड हो जाएंगे वो कौन होंगे, वो कौन कर जाएंगे, हिंदू कर जाएंगे। तो भाई हमें तो हमारे हक दे दो ना पहले, आप हमारा हक नहीं दे रहे हो। जब हमारा हक नहीं दे रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं हम आपकी चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे ही ऑब्जेक्शन हुआ, जाहिर सी बात है क्रिप्स को ये लगा कि गांधी कहीं ना कहीं मान जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी में तो जाहिर बात है हिंदू हैं।
और यहाँ पर गांधी के पास जब वो गए मिलने के लिए तो उन्होंने भी कुछ ऑब्जेक्शंस किए जो वाकई में वैलिड ऑब्जेक्शंस थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड बन जाए कि हाँ कांग्रेस ने भी रिजेक्ट क्यों किया। नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि पूरे के पूरे अगर देखा जाए बेटा तो आपने अगर नोट कराओ कि यहाँ पर कोई हमारे पास एक अहम चीज जो हिंदुओं ने पकड़ी कि भाई मेजॉरिटी में हिंदू हैं तो ये बात ही क्यों हो रही है। बरतानिया ने ये सोचा कि वो कहीं मान लेंगे तो हिंदुओं ने तो अपने तहफुजात रख दिए, यानी कि कांग्रेस अपने तहफुजात रख दिए। भाई आपने हमें पावर, हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए, हम मेजॉरिटी में। एक सिंपल तरीका, अगर आपने यहाँ पे स्टेट्स को यूनियन नहीं रखना है, इंडियन यूनियन डिड नॉट वांट, देख लो यहाँ पे हम लोग एक इंडिया का तस्वुर या एक अखंड हिंदुस्तान का तस्वुर लेके बैठे हुए, तो ये तकसीम की बातें जब कर रहे हैं तो हम उनको रोक दें। तो आप तो उनको इनकरेज करने पहले चले गए, उनको ये लगा कि इनकरेज करने चले गए, तो इनकरेज करने चले गए तो प्रोविंसेस की जितनी भी सूबों की डोमिनेंसी थी स्टेट्स की, तो यानी कि आपने मुसलमानों को साबित कर दिया कि वो अब लेके रहेंगे। अब यहाँ पे क्रिप्स जरा और परेशान हो गए क्योंकि उनको लगा कि मैं जाऊंगा अगर गांधी के पास तो फौरन वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो हमारे तहफुजात तो वैसे ही मानते चले जा रहे हैं मुसलसल। तो यहाँ पर ये हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कर दी कि फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्टर अगर बरतानिया का ही होगा तो जाहिर सी बात है जितना ही पैसा है यहाँ से जो भी जनरेट होगा किसके पास जाएगा, बरतानिया के पास जाएगा, तो हिंदुओं को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये वो चीजें थी जो गांधी ने उस वक्त कर दी। लेकिन इस पूरे लब्बो लुबाब में मेन जो इन्होंने बात कर दी जिसमें कायदे आजम ने पकड़ ली वो कौन सी थी? नो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो कैसे? ये एक वाकई में सोचने वाली बात थी जो गांधी ने पकड़ ली थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको छेड़ा नहीं कि हम तो शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट करवा, जद्दागाना इंतखाबात करवा के देख लो आपको पता चल जाएगा। वो तो शुरू से कह रहे हैं कायदे आजम, वो तो मान ही नहीं रहे। जब मान ही रहे तो अब इन्होंने बोल दिया लेके। अब इनकी जो गलती थी वो कायदे आजम ने पकड़ी, ऐसी बात है, क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन ही आपने करवाया। जब आइन बनाओगे तो इलेक्शन तो करवाओ पहले। अब इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मेजोरिटी में अगर हिंदू ज्यादा है, कांग्रेस ज्यादा है, तो इलेक्शन क्यों करवाया बरतानिया, उन्हीं को वापस से दे दे। लेकिन वो विवाद याद आ रही बेटा, वो जो कांग्रेस ने जो पहले हरकतें की थी, माजरत जो की थी, हकीकत है इंडियन एक्ट के साथ 1935 में, तो वो कहीं दिमागों में रह गया था। अब वो दिमागों के हिसाब से हिंदुओं को ये लगा कि हमारी वापस से कहीं ना कुछ गलतियों की वजह से कांग्रेस अपनी हुकूमत ना खो दे, तो ये बात कर दी। अब ये बात की तो गए। अब यहाँ पर क्रिप्स को लगा कि हमारे फिर बातें नहीं सुनी जा रही। जब बातें नहीं सुनी जा रही तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन तो होनी थी। अब जो रिजेक्शन होनी थी तो उसमें गांधी को ये लगा कि बरतानिया अब पूरा सपोर्ट कर दी किसको? मुसलमानों को। तो उन्होंने क्या शुरू कर दी? क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, हिंदुस्तान छोड़ो दो तहरीक का असल मकसद क्या था? तो बेटा ये आपके पास सिर्फ एक छोटी सी बात आती है बहुत अहम, कि अगर आपने हिंदुस्तान की अगर गवर्नमेंट लेनी है, ठीक है ना, अगस्त 1941 में अगर आपने करनी है तो उसको कमजोर नहीं करो। एक बरतानिया का जुफ्स था कि कहीं इंडिया एक ही रहे। अगर बरतानिया एक नहीं रख सकती है, अगर हम सबको एक नहीं रख सकती है, तो उसका फायदा भी नहीं है यहाँ पर होना। और ये सच था, ये कॉमन सेंस की बात थी कि अगर वो एक नहीं रख सकती है तो फायदा क्या है। लेकिन हमने अपने तहफुजात रख दिए थे अलग के, तो इन्होंने क्या शुरू कर दी? एक तरीके से कंस्पिरेसी थी, साजिश थी कि उन चीजों को खत्म कर दिया जाए मुसलमानों की जो उन्होंने अपने अलग रियासतों का मुतालबा कर दिया है। और यहाँ पर कांग्रेस ने ये शुरू कर दिया बरतानिया को प्रेशराइज करने के लिए कि नहीं, आप उनको किसी तरह इस चीज को खत्म करवाएं। असल मुद्दा ये था, असल मुद्दा ये था। लेकिन लोगों को कुछ और चीजें बताई जाती हैं कि हाँ कांग्रेस ने ये इसलिए स्टार्ट करवाया कि कोई जाहिर सी बात है उनकी अपनी क्लास सिस्टम में कोई तहफुजात ना बढ़ जाए, तो ये चीजें एक होनी चाहिए थी। और सही बात है, सरवाकर और जो गांधी थे उनका कॉन्सेप्ट ये था कि क्लास सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, एक ही रियासत होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो सिविल डिसोबीडियंस में चली गई। फिर वही बात हो गई शुरू, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे थे वहां से हिंदुओं ने, जो मेजर जो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया और ये तहरीक चलाना शुरू कर दी। अब अगेन ये वायलेट होनी थी, ये तो सच है। जैसे हमने खिलाफत मूवमेंट में देखा था कि वायलेट होनी थी, ये भी वायलेट हो गई। अब वायलेंट हुई तो जाहिर सी बात है यहाँ पे खून खराबा शुरू हुआ। बाकायदा क्विट इंडिया मूवमेंट में तारीख ये बताती है कि 77,000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए, 2 लाख से भी ज्यादा लोग कत्ल किए गए, मार दिए गए। अब ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ, आपको तस्वीरें तो दिख ही रही होंगी ये कितनी बड़ी मूवमेंट होगी, कितनी, क्योंकि हिंदू ज्यादा थे बेटा। तो यही वो रीजन था कि रेजिस्टेंस शुरू हुआ। जब रेजिस्टेंस शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को
अब जाहिर सी बात है, ये लगना शुरू हुआ कि बरतानिया तो मानेगी नहीं, वैसी वो गिरी हुई वर्ल्ड वॉर 2 में, वो तो आए थे बात करने के लिए, हमने क्या शुरू कर दिया। अब जब ये शुरू कर दिया तो खामोशी से बैठ के कौन देख रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा सब्र का फल मीठा होता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना आराम से सुकून से बैठ गए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है गांधी ने शुरू किया, वो उनको क्या, उनको वो तो भाई अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेके बैठे हैं, भाई हमें दे दो, हम आपकी बात सुन लेंगे। तो यहाँ पर वेरी नेक्स्ट डे जैसे मूवमेंट को एंड करने लगे, गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। अब गांधी अरेस्ट हुए तो जैसे बात है, मुस्लिम लीग को ये चांस मिल गया अगेन कि कहीं ना कहीं वो अपनी अलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर किसके साथ कॉपरेट शुरू कर दें, ब्रिटिश के साथ। तो मैंने लिखा हुआ ये हकीकत है, कायदे आजम ने डिसाइड कर लिया था कि हम कॉपरेट करते हैं ब्रिटिश के साथ। ब्रिटिश के साथ कॉपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास आएंगे, ये सियासत है, वो आएंगे। जब जैसे ही आएंगे तो हम उनको डिवीजन का कॉन्सेप्ट, डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को मदद का चांस मिल जाएगा, और हॉस्टिलिटी जितनी भी होगी, हमारी मेहमान नवाजी जो हिंदू दे रहे थे बरतानिया को, उससे हटके होगी। तो यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं मदद हासिल करने के लिए बरतानिया की तरफ थे। अब यहाँ पे ये चाल थी, जैसी ये चाल हुई तो बेटा देखो, आप समझना, जेल में कौन, गांधी। देखो समझना, जेल में गांधी बैठे हुए, देखो यहाँ पे एक ऐसा एक सियासत का एक पड़ाव देखो आप, गांधी जेल में बैठे हुए, कायदे आजम बाहर बैठे हुए। अब गांधी को यह लग रहा है कि कायदे आजम बरतानिया से बात करके अपने तहफुजात निकालेंगे, क्यों ना मैं गांधी कायदे आजम को इनवाइट करता हूं और हम दोनों मिलकर किसको निकालें, बरतानिया को। अब देखो ये चाल है, ये साफ चाल थी, और ये दुनिया ने पकड़ी भी। और वो कैसे पकड़ी, जिना गांधी टॉक। अब आपने नोट किया होगा, ये जिना गांधी टॉक जो है ना, ये पूरा गेम चेंजर था। वो इसलिए गेम चेंजर था क्योंकि गांधी ने बुलाया कायदे आजम को। देखो समझना, गांधी ने जब कायदे आजम को बुलाया तो मुज़ाकरात करने के लिए बुलाया। मुज़ाकरात क्यों करने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि कायदे आजम अपने तहफुजात निकालेंगे बरतानिया से, क्योंकि अब कांग्रेस को यह साबित हो चुका था कि बरतानिया कहीं ना कहीं अब हमें क्या करेगी, निग्लेक्ट करेगी, अवॉइड करेगी, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये जब शुरू हो गई तो कायदे आजम को बकायदा गांधी ने खत लिखे। अब खत में, अब देखो उनके खत का जो लबे लुबाब है ना, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो सियासत के लिए लोग क्या क्या लिख जाते हैं, और ये मैंने लेटर्स में खुद पढ़ा है। कायद के रेजिडेंस में बकायदा ये 12 के 12 लेटर्स और 21 लेटर्स बकायदा इनके सेकंड रेजिडेंस पे रखे हुए हैं। आप जरा अंदाजा लगाओ बेटा, ये बकायदा वर्ड टू वर्ड मैंने लिखा है। आपने अगर देखो तो उन्होंने क्या लिखा है, गांधी ने, माय हार्ट वाज आस्क्ड मी टू रोट यू अ लेटर। अब देखो ये एक सियासत है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन है, अल्लाह रहम, इतना इतना दिल से लिख रहा है बंदा, क्योंकि जाहिर बात है जेल में बंदा बैठा हुआ है, तो समझ गए होगे, जेल में बंदा बैठा होता तो फिर तो अच्छों की सही हो जाती है सब कुछ। तो विश, अब वो क्या कर रहे हैं, आई कांट वेट यू। देखो वेट का मतलब क्या, मैं सब्र ही नहीं रख पा रहा हूँ कि काश तुम मेरे पास होते। मुझे कभी भी इस्लाम का दुश्मन नहीं समझो। और हाँ ये सच है, गांधी इस्लाम का दुश्मन नहीं था बेटा, ये हकीकत है। ये यहाँ पे तो मैं थोड़ा एक्सेप्ट भी कर लूंगा, वो इस्लाम का दुश्मन नहीं था, वो अपने लोगों के लिए कर रहा था, हम अपने लोगों के लिए कर रहे थे, तो ये सच है। लेकिन अब यहाँ देखो क्या लिखा है, नॉट ओनली फ्रेंड एंड सर्वेंट ऑफ यू। अब ये अल्फाज कहीं ना कहीं मुझे भी कर देंगे, एक मैं भी जरा आ जाऊंगा कि यार मैं इतने जद्दोजहद से लड़ रहा हूँ अपने के लिए, और अब आप मुझे अपना दोस्त बनाने लगे हो, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग में भी आना शुरू हो जाएगा ये साजिश है। देखो आना शुरू हो जाएगा, दिमाग में आएगा, ठीक है ना। और अब मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना मिलने से। अब उसी पे रिप्लाई पे, अब अगस्त में, मिड अगस्त गुजरा, ये पहला लेटर जब आया तो कब आया आपको पता है, ये जो असल में आया था वो अगस्त से शुरू हुआ, मिड ऑफ से अगस्त में आया, लेकिन आखिर में मीटिंग कब हुई, सितंबर में। देखो सितंबर में वेट कर रहे थे, देख रहे थे कि गांधी कितना कितना जस्तुजू कर रहा है मेरे से मिलने के लिए। तो वो जब देख रहे थे तो उनको एहसास हो गया, फिर गए। अब असल जो टॉक शुरू होनी थी, पॉइंट ऑफ व्यू था कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन और टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट, गांधी ने पहले ही इसको रिफ्यूज किया हुआ था एक्सेप्टेंस से। ये तो सच बात है ना बेटा, वो तो कबूल नहीं करने वाला था, टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट तो था। अब कायदे आजम क्यों जाएंगे, वो ये देखने के लिए जाएंगे गांधी असल क्या सोच क्या रहा है, गांधी करना क्या चाह रहा है, क्योंकि जाहिर बात है वो अपनी चीजों को तो अपनाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो निकले देखने के लिए गए, तो उनका ऑब्जेक्टिव, असल मकसद क्या था, हदफ क्या था गांधी का हदफ अगर देखा जाए तो वो क्या था कि हिंदू मुस्लिम को फिर से जोड़कर, यानी कि एक कर प्रोपोगेट करने का, कि बरतानिया के खिलाफ खड़े हो जाएं। गांधी अंदर है, मुसलमान बाहर हैं। देखो मुसलमान, मैं मुसलमान कहूंगा क्यों, क्योंकि गांधी की फॉर्मेशन ये थी कि अखंड हिंदुस्तान, हम बाहर हैं, हम बरतानिया से जल्दी बात कर सकते हैं बनिस्बत गांधी से।
तो ये वो रीजन थे कि कहीं गांधी को ये लग रहा था कि हम अपने तहफुज़ात निकाल लेंगे। जैसे ही निकालने पर आए तो उन्होंने क्या करा, प्रपोजल दिए। अब यही तो असल बात थी, यही तो सुनने गए थे कायदे आजम के क्या है, क्या उनके प्रपोजल, तजावीज़ क्या है, वो क्या सोच रहा है बंदा। अगर वो सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही आ रहा होगा कि हाँ, कि मैं, सही बात है, कोई सपोर्टर नहीं, उन्होंने आते ही कहा, देखो सीरियसनेस, बिल्कुल सीरियस, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। कायदे आजम एंटर हुए, ये यूट्यूब में भी है, एंटर हुए, आए, बाकायदा बैठे, बैठने के बाद ओपन डिस्कशन हुई थी। ओपन डिस्कशन में अगर हमने नोट कराओ कि बाकायदा टू नेशन थ्योरी के खिलाफ नहीं हो, लेकिन इसको प्रैक्टिकल फॉर्म उस वक्त डिले, उस वक्त लाएगा जब क्या होगा, बरतानियों का अब हमारे साथ मिलकर निकालोगे। जब निकालोगे तो हम कांग्रेस मेंबर्स ये सारे इश्यूज बैठकर सेटल करके पाकिस्तान को कहीं ना कहीं, पाकिस्तान यानी कि रियासत, इस्लामी रियासत का कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएंगे। ये पहला डायलॉग का आगाज था, ये आगाज था। चलो ठीक है, ये आगाज था, इश्यूज खत्म कर दिए आपने, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दे दिया। देने के बाद अगर आप नोट करो, असल बात तो आपने की नहीं। यहां पे देखो, असल वर्ड वो इस्तेमाल नहीं हुए जो होने चाहिए थे। कौन से असल क्या वर्ड है बेटा, अगर आप नोट करो, जो वो बार बार कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो कहाँ है। आप ये सारी बातें कर रहे हो, पहले आइन तो बनाओगे ना, आइन बनाने के बाद ही तो पाकिस्तान का कोई तस्वुर आप क्रिएट कर सकते हो ना। आइन कहाँ है, आपने तो आइन की बात ही नहीं की। जब आइन की बात नहीं, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं जा रहा है और ही वे में, वो समझ गए अब क्या करने चाह रहे हैं, वो भी आपको आगे बता दूंगा। लेकिन आपने अगर नोट करा वो कहाँ जा रहा है। अब देखो, इसमें सबसे अहम बात क्या थी जो कायदे ने पकड़ी, बहुत सबसे अहम बात, वो पहली तो ये थी। दूसरी, अगर आपने नोट करा, हम बाकायदा लिखा हुआ है कि हिंदूज और जो मुस्लिम्स हैं, दोनों कौमियत के हिसाब से, भी गांधी कह रहे हैं, वैसे वो सुनो किसको कह रहे हैं, कायदे आजम को। तो दूसरा जो है वो तो एब्सर्ड ही हो गया था ना, टू नेशन थ्री का कॉन्सेप्ट, वो तो चलो अलग, वो तो अलग ही हो गया। लेकिन अगर आपने नोट कराओ, बीइंग एज अ हिंदू एंड मुस्लिम नेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर एक बड़ी बात आती है, बहुत बड़ी बात, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स की बात आती है बेटा, कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट रियासतों की बात भी कर रहे हो, जो एक डेमोक्रेटिकली अलग भी हो जाएंगे, लेकिन वो हमेशा किसके साथ रहेंगे, इंडिया के साथ, फेडरेशन में रहेंगे। हमेशा रियासतें किसके साथ रहेंगी, इंडिया के साथ, उसके अलग बनकर कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा। जब पाकिस्तान नहीं बनेगा तो राइट्स नहीं होंगे, जब राइट्स नहीं होंगे तो यानी कि इस्लामिक कवानीन तो बनने नहीं वाले। जिन रियासतों में आपके कवानीन होंगे वो आप दब के रहोगे एज अ माइनॉरिटी, किसके हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से। अब यहाँ पर पहले ही रिप्लाई, जिन्होंने सोचा होगा, माजरत जो अल्फाज गलत हैं, या तू मुझे बना रहा है भाई, मैं अभी अभी आया हूँ अभी अभी आके बैठा हूँ, तो आप मुझे बना रहे हो सही वाला। तो मैं बन रहा हूँ या आप पहले ही हो गए हो जेल में रह के, तो बनने का मतलब समझ गए क्या बनाना चाह रहा हूँ, पागल वाली बातें कर रहा है भाई, पता नहीं क्या हो गया। तो जरा सोचो बेटा कि 40 साल हो गए, 40 साल, अब 40 साल के बाद मैं कैसे उसको रिजेक्ट करूं मुसलमानों के सामने जाके। जाहिर बात है जिना को कहना पड़ेगा ना ये बात, कि नहीं हम लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट। तो या तुम पागल हो गए हो या तुम मुझे समझते हो मैं पागल हूँ। तो वहां पर कायदे आजम बाकायदा मुद्दे पे जमे रहे, टू नेशन थ्योरी है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदूज मुस्लिम्स मानता हूं पहले एक थे, करना चाह रहे थे, सब कुछ था, लेकिन अब आप ही की वजह से कहीं ना कहीं अलग मवाद शुरू हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन अलग हो चुकी है, को एग्जिस्टेंस जो हमारे साथ अमन के साथ होना था वो आप नहीं हो सकेगा। जहां नहीं हो सकेगा, जिन्होंने फौरन डिसएग्री किया, डिसएग्री करने के बाद जो मुस्लिम राइट्स आप दोगे, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, राइट्स दो, हम फिर बात करेंगे। फुल ऑटोनॉमी आपको दे देंगे, लेकिन हमारे पहले हमारे राइट्स दे दो, हमारा हक हमें पहले दे दो, हमारी रियासतों में हमें मेजोरिटी में कर दो, फिर हम आगे का सोचेंगे। आपको क्या लगता है, गांधी ने फौरन बात मान ली होगी बेटा? आप जरा सोचो, आपके सामने आके मोहम्मद अली जिन्ना बैठ के आपको बोल रहे हैं कि आप पहले हमारे राइट्स दे दो, हम आपको आपका राइट्स दे देंगे। तो पहले तो आप हमें तो दे दो, आप कहीं लिख के दे दो, मान जाएंगे। कहीं लिख के नहीं, कुछ नहीं, कहीं बात नहीं, आपने सिर्फ बात की, बात करने के बाद फौरन निकलते हैं, निकलने के बाद क्या होगा, ऐसी बात है, कायदे आज़म का रिप्लाई। अब आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखना, ये तस्वीर बड़ी जबरदस्त है, ये एंड ऑफ द टॉपिक की तस्वीर है। और आपको पता है तस्वीर में बहुत कुछ की जाती है, मैं लास्ट टाइम भी कहा था बेटा, किसने किसको पकड़ा हुआ है। देखा जाए तो गांधी ने कायदे आज़म को पकड़ा हुआ है, कायदे आज़म मुस्कुरा रहे हैं, गांधी हंस रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, कायदे आज़म ने कोई हाथ नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं, तो बरतानिया को फौरन ये तस्वीर देख के क्या समझ में आ गया होगा कि जाहिर सी बात है, गांधी किसी तरह मनाने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना मानने को तैयार नहीं है। देखो ये तस्वीरें खींच जाती हैं, हाथ रखा हुआ है यार, देखो यहाँ पे ही तस्वीर जब आ गई तो फौरन अखबार में छप गया कि कायदे आजम को यह समझ में आ गई बात कि कहीं ना कहीं गांधी जो है चीटिंग भी करेगा, प्रोकेसी भी होगी, प्रोकेसी तो आप समझ ही हो गए, साजिश, सबसे बड़ी साजिश थी ये।
और साजिश के हिसाब से अगर देखा जाए तो बरतानिया के इशूज को सेटलमेंट में उसी वक्त लेकर आएंगे कि जब ये सारी चीजें खत्म होंगी। कांग्रेस और हिंदूज का जो रिलाइट था, ये सबसे ज्यादा जो बोलते ना बिल्कुल एकजुट होकर चलने का कॉन्सेप्ट, बेटा ये नहीं हो सकता था। अब ये नामुमकिन सी बात थी। और यहाँ पे सिर्फ मुस्कुराने का मकसद ये कि यहाँ पर कायदे आज़म की चेहरे ही बता रहे कि नहीं भाई बहुत हो गया। अब ये बेवकूफ़ हो गया है कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे कभी गांधी बेवकूफ़ हो, लेकिन फिर भी हो गया था कहीं ना कहीं। तो ऐसी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जब फ़ायदा नहीं था तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को ये साबित कर दिया गांधी को कि नहीं तुम कहीं गलत चल रहे हो भाई, अब नहीं हो सकता, अब ये रिवर्ट नहीं हो सकता, अब ये मूवमेंट आगे बढ़ रही है, अब तुम्हें भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है। ये साबित हो गया। जब ये साबित हुआ तो इसके बाद सबसे मेन मुद्दा जो रह गया था वो क्या था, शिमला कॉन्फ्रेंस। अगर आपने नोट कराओ कि हाँ ये एक शिमला कॉन्फ्रेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहीं ना कहीं आता है। और शिमला कॉन्फ्रेंस से पहले हमने ये नोट करना था कि क्या वाकई में शिमला कॉन्फ्रेंस सही थी, सही होगी, आपको लगता है? हाँ बेटा ये एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, ठीक है बेटा, एक मिनट सबर ना, मैं आपको जवाब देता हूँ। लेकिन ये है, ये टॉपिक्स में है, ठीक है ना, उर्दू के नोट्स में है, ठीक है ना, उर्दू के नोट्स में है, मैं आपको बताता हूँ, मिनट सबर करना। तो असल जो मैं बात कर रहा था वो शिमला कॉन्फ्रेंस की बात थी बेटा। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस में जरा सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ शिमला कॉन्फ्रेंस, अगर शिमला कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि बरतानिया फिर इन्वॉल्व हुई, क्योंकि यहाँ पर कौन क्या करने के लिए आ रहे हैं, किसी तरह मुसलमानों को मनाने के लिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान मान जाएं। और एक ही तरीके से मान सकते हैं, वो क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट, जद्दा गाना इंतखाबात। आएगा जद्दा गाना इंतखाबात हो जाए तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस क्यों डर रही है। भाई करवा के देख लो यार, आप मेजोरिटी में हो, मेजोरिटी में जब होगे तो जीत ही जाओगे और कौन कौन सा हारोगे। तो क्या ये मानेंगे कांग्रेस वाले? मानेंगे? नहीं मानेंगे? क्या होगा हम ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी तक कोई किसी को कुछ समझ में ना आया हो आज के टॉपिक के हिसाब से तो सवाल कर लो बेटा। लेकिन एक मिनट रुमैसा हैदर, एक मिनट बेटा, एक मिनट समझना। मैं अपने आपने कहा कि गांधी जनाब को मना रहे हैं, तो सर आप प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे गांधी किस बात के लिए जनाब को कन्विंस कर? बेटा एक चीज का कन्विंस कर रहे थे, रुमैसा हैदर की मैं बात कर रहा हूँ, एक चीज के लिए कन्विंस कर रहे थे वो, कि किसी तरह हिंदू मुसलमानों को मिलाकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्लस किसके अगेंस्ट, बरताने के अगेंस्ट, क्योंकि वो जेल में है, मुसलमान बाहर हैं। अब लीड कौन करें? किसको लीड का चांस करने को दिया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। उसने ये वो चाह रहे थे, चाह वो ये रहे थे, लेकिन गांधी ये चाह रहे थे कि नहीं हम आपको वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात दे देंगे उस वक्त जब आप हमारी डिमांड पूरी करो। गांधी ये कह रहे थे। कायदे आज़म का मकसद ये था कि नहीं पहले आप हमारी, क्योंकि आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बरतानिया के सामने रख दिए हैं। अब आप अपने हिंदुस्तान को बचाओ एक ना होने से, क्योंकि अगर एक रखना है तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मान लो, पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मान लो, हम आपकी बात सुन लेंगे, आपकी बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन जब नहीं मानोगे तो भाई मैं भी नहीं। और जो आप कह रहे हो कि टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट को खत्म कर दो, अब ये तो बेवकूफाना बात है, एक तरीके से बिल्कुल बेवकूफाना बात है। 40 साल की मेहनत आप लगाओ, 40 साल हो गए बेटा, अब 40 साल अगर आप इस तरह से चलोगे तो फिर तो हो गया, याद करो 1905 से लेकर 1939 और अब 1940, तो ये नहीं हो सकता। ये अब समझो गांधी का ये सिर्फ साजिश थी, किसी तरह मुसलमानों को ये दिखाना बरतानिया के सामने कि वो अगेंस्ट है बरतानिया के, क्योंकि बरतानिया को लगा कि मुसलमान उनके साथ होंगे। हमारी बात समझ में? और बेटा जो अबीरा परवेज है, जिनका ये टॉपिक्स नहीं है सर उर्दू में, हैं बेटा, ये हैं। अगर नोट करा हो कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, चैप्टर 2 खोलो, चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये सारे इवेंट्स लिखे हैं, उसमें ये टॉपिक्स हैं। अगर ये टॉपिक अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जिन्ना गांधी टॉक, आपके बाकायदा 5 फेयर में भी अगर आपके पास है तो खोल के देखो बाकायदा, 2017 में, 2018 में, 2016 में आपको ये जरूर इसके एमसीक्यूज भी मिलेंगे, इसी टॉपिक के एमसीक्यूज भी मिलेंगे, इसी टॉपिक के आपके पास सवाल भी आए हुए हैं। तो प्लीज बेटा ये जरूर लिखना, क्योंकि आपके पास जो करार है पाकिस्तान है वो चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है उर्दू में, तो उसी में सारे इवेंट्स दिए हैं और इसमें इवेंट्स में ये भी है। तो जो मेजर इवेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा सर टेस्ट में कितने क्वेश्चन है? अच्छा बेटा देखो टेस्ट में जो क्वेश्चन है, मैंने फिर कहा कि क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक हैं, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस। और प्लस उसमें शॉर्ट भी हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और प्लस जो आपका 1 है चैप्टर 2 का 1 क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये आएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा सर रोल ऑफ कायदे आजम इन पाकिस्तान मूवमेंट, नहीं कौन सा क्वेश्चन है नोट्स में? अच्छा पाकिस्तान मूवमेंट नहीं है बेटा, 1940 से लेके 1947 तक, ये आपके अपनी 5 ईयर खोल के देखो उसमें आया हुआ है, 5 ईयर खोल के देखो उसमें ये सवाल मौजूद है, ठीक है।
सर टेस्ट कब नहीं है, हैं? कब है ये लिखोगे ना बेटा, सर टेस्ट कब है, नहीं है का मतलब क्या, सर टेस्ट कब नहीं है, नहीं नहीं है, टेस्ट है दिसंबर में, अभी है, अभी है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक टेस्ट होगा। अब कैसे होगा ये आपको मैनेजमेंट बताएगी, ये मैनेजमेंट से पूछो बेटा। ये जो यूसरा अब्दुल्ला है, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ बेटा, जो टेस्ट कब है वो फर्स्ट वीक है सेकंड। सर नोट्स में लॉन्ग और शॉर्ट एक ही जैसे हैं, यस बिल्कुल सही कहा, शॉर्ट भी है लॉन्ग, लेकिन बेटा देखो याद है ना मैंने कहा था वही लॉन्ग क्या बन के आते हैं शॉर्ट, तो शॉर्ट भी रखे हुए हैं। अच्छा तो सिट इतना सारा आया, यस ये करना है बेटा, चैप्टर 1 भी है, कंप्लीट करवा दें टेस्ट के लिए ना, सिर्फ चैप्टर 1 नहीं चैप्टर 2 भी होगा, चैप्टर 2 भी होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चैप्टर 2 भी होगा, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मरियम को बता रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 1 का आपका होगा। सर पूरा टेस्ट बता दें भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, चैप्टर 1 का नोट्स में आदम जी के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 या 26 है, मुझे जहां तक पता है 26 है, और चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मरियम 24 है, हाँ तो 24 सही, पूरा 24 ही है, हाँ 24 सही, ठीक है ना, 24 वो हो गए, जहां तक मुझे ऐसा है 26 है, चलो ठीक है 24 सही, मगर 26 है जहां तक मुझे एहसास है, 26 और वो, तो ये सब मिलाकर आएगा, क्योंकि बेटा ये आपके सारे सवाल जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये हैं, ये उसी में है, और बच्चों को क्यों नहीं मिल रहे मैं हैरान हूँ, जबकि नोट्स में सब कुछ है। हाँ डेट्स नहीं लिखी हुई, ये मैं मानता हूँ, डेट्स नहीं लिखी हुई, मैंने पहले बोला डेट्स नहीं है, वो डेट वाइज नहीं बना हुआ है, मैं मानता हूँ बेटा वो डेट वाइज नहीं बना हुआ है, डेट वाइज अगर होता तो आपको आसानी हो जाती, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 2 का, जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 2 का, ठीक है ना, उर्दू में, इंग्लिश में भी है, हाँ इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है भाई, मैच में की तैयारी करके आया हूँ, वो पता है कि कुछ ना कुछ होंगे। किसी का कोई और सवाल है, किसी का भी कोई और सवाल है तो प्लीज पूछ लो, जल्दी पूछो, कोई और सवाल है बेटा, किसी का भी, कोई आज के हिसाब से, पूरे 5 मिनट हैं अभी। सर चैप्टर 2 का, यस कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अरे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बता दो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ओके हाँ, चलो शुक्र है। अच्छा सर बहुत ज्यादा है ना टेस्ट में, यस क्या करें बेटा, अब टाइम भी तो कम है, मैंने पहले भी तो कहा था पढ़ाई करना शुरू कर दो, हाँ सर इतना ज्यादा, यस बिल्कुल सही, सर थोड़ा कम कर दे, नोप बिल्कुल नहीं, कि बेटा चैप्टर 2 अगर आप कर लोगे ना तो आपका ऑलमोस्ट 40% पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये कर लो, हाँ हाँ अब वो क्या करें, वो आ रहे हैं तो क्या करें। अच्छा तो बात समझ में आ गई। अच्छा वो जो वरीशा अली साहब हैं जो अभी भी आई हैं बेटा, वो क्लास खत्म हो चुकी है, क्लास तो बहुत ही पहले खत्म हो गई थी, लेकिन चलो हाँ चैप्टर 11 का क्या करेंगे, चैप्टर अब बेटा उसको छोड़ो, अभी चैप्टर 11 12 को छोड़ो, अभी अभी 8 तक ही फोकस करो। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं पहले ही कह चुका हूँ, 8 चैप्टर पहले कर लो, फिर 11 का सोचेंगे, अभी छोड़ो, अभी ये 11 का नहीं है, 11 हटा दो अभी फिलहाल, अभी इसको हटाओ, अभी सिर्फ 8 है, 8 है, इंटर में सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं, तो 8 ही पे फोकस रखो, थोड़ा कम कर लेना सर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कम करूंगा बेटा, सॉरी, मैं बिल्कुल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा, 3 हफ्ते पहले बोला था, 3 हफ्ते पहले बोला था कि तैयारी करना शुरू कर दो, मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, ये अब मेरे से अब ये कोई बात ना करे, ठीक है, थोड़ा कम कर ले। नहीं सर मैं नहीं करूंगा, देखो बेटा अभी नहीं करो, समझा करो, वरना फिर आप लोगों के मैं कम कर दूंगा और मसले बढ़ जाएंगे, हम चैप्टर 2 पे अटके रहेंगे टेस्ट के हिसाब से, मैं नहीं चाहता। हाँ सर ये बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ आयशा काशिफ बेटा, मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, करना तो है ना, टाइम कम है ना बेटा, मेरे पास भी टाइम कम है, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम कम है, इस बात को सोचो ना, तो अभी कर लो, अभी टाइम है, अभी पूरा हफ्ता है, नेक्स्ट वीक होगा, पूरा हफ्ता है, पूरा हफ्ते में नहीं पढ़ सकते, ये हफ्ता भी है और नेक्स्ट वीक भी है, तो प्लीज पूरा है अभी टाइम, प्लीज कर लो, ठीक है सर। तो ये 10 ईयर के हिसाब से देंगे 50%, 50 या 60% 10 ईयर्स के हिसाब से ही है, हाँ 50% और 60% 10 ईयर्स के हिसाब से मैं ये कहूँगा, हाँ है। और कोई सवाल, और किसी का सवाल है कोई बेटा, पूछ लो अभी पूछ लो, प्लीज पूछ लो, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग में ही देंगे, बेटा देखो वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में भी, वही लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में आएंगे, मैंने कहा था 3 मैं शॉर्ट में दूंगा और 1 लॉन्ग दूंगा, कोई चॉइस नहीं होगी, कोई चॉइस नहीं होगी। सर ये ज्यादती है, ये ज्यादती नहीं है बेटा, ये सीधा सीधा बहुत कुछ है, ये ज्यादती नहीं है, सिर्फ बहुत कुछ है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि हाँ है। अच्छा 50% कहाँ से देंगे, बेटा देखो 50% जाहिर बात है नोट से दूंगा,
50% अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि 5 ईयर में से, तो बेटा 60% 5 ईयर के सवाल आते हैं ना। वो तो कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का। शॉर्ट लॉन्ग तो नहीं बताएंगे, नो नहीं बताऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा, उर्दू में कंक्लूजन बता दें किसका? उर्दू में कंक्लूजन किसका बेटा? ये जूबिया ने जो लिखा है, किसका कंक्लूजन? किसका? मुझे नहीं पता, ये मुझे समझ में नहीं आया सवाल। किसका कंक्लूजन बता दूं बेटा? 50 मार्क्स का पेपर है? नहीं, 30 मार्क्स का बेटा, 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का पेपर होगा। अच्छा, एमसीक्यूज होंगे? यस, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। सर चॉइस नहीं है क्या? नहीं, कोई चॉइस नहीं है। माइन खान को बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग में एक आएगा, एक ही करना है। लॉन्ग एक आएगा, एक ही करना है। सर आप बोल रहे हैं शॉर्ट में भी लॉन्ग क्वेश्चंस लिखो, तो वो बहुत लॉन्ग होंगे। हाँ, जब सही बात है ना बेटा, वो शॉर्ट में हो जाएगा ना। मैं आपसे नोट पूछूंगा तो उसको शॉर्ट कर दो। और मैं ऐसा खालिद की बात कर रहा हूँ बेटा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको शॉर्ट करने के लिए थोड़ी चीजें कम कर दो। कंक्लूजन इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो मैंने आपको पढ़ाया ना बेटा, जो आपको मैंने जो चीजें समझाई हैं वही लिखो, ज्यादा नहीं लिखो। शॉर्ट में ये लिखना होता है, लॉन्ग में आपको पूरा डिस्कस करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं, रोल्स आपको लिखने हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा अगर मोस्ट के रोल्स हैं, तो वो तो आपको लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने हैं, वो तो शॉर्ट में अगर पूछा जाए, शॉर्ट नोट में भी आप ये लिखोगे। ठीक है ना? तो ये है थोड़ा शॉर्ट कर दो। अच्छा सर, पिछले टेस्ट के नंबर तो बताया नहीं, नहीं नहीं बेटा, वो पिछले टेस्ट के नंबर जो मैनेजमेंट से पूछो ना। 30 मार्क्स में इतना सारा सिलेबस, यस बिल्कुल सही का, 30 मार्क्स में इतना ही सिलेबस होगा। हाँ, एक मिनट बेटा, बस 5 मिनट से 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं खत्म कर दूंगा। लॉन्ग में कंक्लूजन लिखना है, उर्दू वाले नोट्स में नहीं है, उर्दू वाले नोट्स में भी है। इंट्रोडक्शन, उसी का तारुफ उसको कंक्लूजन में लिख दो। सर पूरा सब कॉन्टिनेंट इंडिया पर बेस करता था, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, मेरा वैसे कि पूरा इंडिया ही था, हिंदुस्तान था। बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके सर, थैंक्स, ठीक है बेटा, और मेरे साथ है खालिद। हाँ बेटा, बेटा बड़े सगीर पूरा हिंदुस्तान ही था। बड़े सगीर एक चौथाई हिस्सा था किसका? एशिया का। लेकिन अब वो टूट गया, आर्ट मालिक में टूट गया है, क्या करें, आर्ट मालिक में टूट गया है। ठीक है ना? तो बस यहाँ पर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना? अल्लाह हाफिज। लॉन्ग ये तो पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ 2 पार्ट में।